याद होगा आपको, ऑपरेंड के बिहाफ पे हमने ऑपरेटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर वो होंगे जिन्हें काम करने के लिए केवल एक ही ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिन्हें काम करने के लिए 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर वो होते हैं जिन्हें काम करने के लिए 3 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो हमारा अगला जो ऑपरेटर आने वाला है वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर ही है, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसका काम होता है कि यहाँ पर एक कंडीशन गिवन होगी और उस कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करवाना है या फिर फॉल्स पार्ट को। और उसको काम करने के लिए कम से कम 3 ऑपरेंड वहां पर रिक्वायर्ड होता है। जो पहला ऑपरेंड होता है वो हमेशा आपका कंडीशन होगा। कंडीशन के जस्ट बाद में ट्रू पार्ट लिखा जाता है, जिसको हम एक्सप्रेशन फर्स्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद फॉल्स पार्ट लिखा जाता है, जिसको हम एक्सप्रेशन टू बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं। अगला जो ऑपरेटर है हमारे पास वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को कई बार हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर एंड द कंडीशनल ऑपरेटर contain condition followed by two statement or expressions. If condition is true, then first statement is executed. Otherwise, second statement is executed. बात आई होगी समझ में कि कंडीशनल ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर? क्योंकि इसको काम करने के लिए कम से कम कितने ऑपरेंड चाहिए? 3 ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए। कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन लिखी जाएगी और उस कंडीशन के बाद में 2 स्टेटमेंट या फिर 2 एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। अब अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो उस केस में पहले वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इसका जो सिंटैक्स होता है वो सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क के बाद में यहाँ पर एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखी जाएगी, देन आपका कॉलन आएगा, और कॉलन के बाद में आपकी एक्सप्रेशन सेकंड लिखी जाएगी, और उसके बाद में सेमीकोलन। और आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि सबसे पहले आपका कंडीशन लिखा जाएगा, देन क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद आपका ट्रू पार्ट लिखा जाएगा, कॉलन, और कॉलन के बाद में आपका फॉल्स पार्ट लिखा जाएगा। इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स होता है। अब जो कंडीशन आप मेंशन करोगे, कंडीशन को आप यहाँ पर पैरेंथेसिस में लिख सकते हो, और आप बिना पैरेंथेसिस के भी लिख सकते हो। पैरेंथेसिस यहाँ पर ऑप्शनल होता है, लेकिन रिकमेंडेशन यही किया जाता है कि कंडीशन को आप हमेशा किस में मेंशन कीजिए, यहाँ पर पैरेंथेसिस में मेंशन कीजिए, क्योंकि जब आगे चल के हम कंडीशन ऑपरेटर का एज ए सिलेक्टिव असाइनमेंट यूज करते हैं तो उस केस में यहाँ पर भी बहुत सारे ऑपरेटर हमें आगे देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी को लेकर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उससे बचने के लिए हमें हमेशा कंडीशन को किस में मेंशन कर देना चाहिए, पैरेंथेसिस में मेंशन कर देना चाहिए। अब होगा क्या, यहाँ पर जो भी कंडीशन लिखी हुई है उस कंडीशन को इवेलुएट किया जाएगा। अब जब इस कंडीशन को इवेलुएट किया जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आपकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही होगी, या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 को क्या करवा दिया जाएगा, एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। कब? जब आपका कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में एक्सप्रेशन 1 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, और कॉलन के बाद वाले पूरे के पूरे स्टेटमेंट को क्या करवा दिया जाएगा, स्किप करवा दिया जाएगा। और अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में यहां से एक्सप्रेशन 2 को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, और एक्सप्रेशन 1 को यहां से क्या करवा दिया जाएगा, स्किप करवा दिया जाएगा। सेम पार्ट यहां पर है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उस केस में कौन सा वाला, ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में फॉल्स वाला पार्ट
एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखेंगे आगे चल के हम सिलेक्शन स्टेटमेंट पे इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो बेसिकली जो आपका कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर होता है वो इफ एल्स का ही क्या होता है, शॉर्ट हैंड रूप होता है। कैसे? जैसे मान के चलो ये आपकी कंडीशन है, कंडीशन के बाद में यहां पर आपने लिखा है एक्सप्रेशन फर्स्ट कॉलन एक्सप्रेशन सेकंड। तो ये इफ एल्स का क्या होता है, शॉर्ट हैंड रूप होता है। तो इफ जो कंडीशन लिखी हुई है वो कंडीशन, उसके बाद में यहां पर जो भी आपका एक्सप्रेशन 1 में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद आपका एल्स और एक्सप्रेशन 2 में जो भी एग्जीक्यूट है वो यहां से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो होता क्या है इफ एल्स में, यहां पर कंडीशन लिखी हुई होती है, अगर यहां पर लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो उस केस में कंट्रोल कहां पर जाएगा, इफ वाली बॉडी में, और इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करवा देगा और एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा। अगर यहां से कंडीशन फॉल्स है तो इफ की बॉडी को स्किप करके सीधा कहां पर चला जाएगा, एल्स की बॉडी में चला जाता है। तो बेसिकली आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके इफ एल्स वाली जो चीजें हैं वो आप लिख सकते हो। फिर फर्क क्या है दोनों में, फर्क आप आगे चल के जब प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करोगे तो देखोगे कि यहां पर आमतौर पे इस कंडीशन के ट्रू होने पर अगर हमें एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो, या कंडीशंस के फॉल्स होने पर भी अगर हमें एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हैं। लेकिन मान के चलो कि इफ के कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाने हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट चलाने हैं, तो उस केस में आपका कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर फीजिबल नहीं होता है। तो उस केस में हमें किसको यूज कर लेना चाहिए, इफ एल्स को यूज कर लेना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आप टर्नरी ऑपरेटर में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स आप लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं उनको आप यूज करके यहाँ पर भी आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। लेकिन उससे होगा क्या, आपके प्रोग्राम की जो रीडेबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसको समझना ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जैसे आगे चल के हम इसकी नेस्टिंग भी करेंगे तो नेस्टिंग के टाइम पे भी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि रीडेबिलिटी के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मान के चलो यहां पर एक वेरिएबल हमने लिया है ए, और इसको हम यूजर से क्या करवाते हैं, इनपुट करवाते हैं इसकी वैल्यू, स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की, एड्रेस ऑफ ए। अब जो ए में जो भी कंटेंट हमारे पास आया है, हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है कि ए में रखा हुआ कंटेंट जीरो है या नहीं, जीरो है या नहीं। तो ए में रखा हुआ कंटेंट जीरो कब होगा, जब वो जीरो के बराबर होगा। अरे हमने बोला कि कोई भी वेरिएबल है, क्या इस वेरिएबल में रखा हुआ कंटेंट जीरो के बराबर है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे। अगर उसमें रखा हुआ कंटेंट बराबर जीरो है तो आपने लिखा कि ए में रखा हुआ कंटेंट अगर बराबर आ रहा है किसके, जीरो के, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ए में रखा हुआ कंटेंट जीरो है। तो आप प्रिंट करवा दीजिए printf ए इज जीरो, और अगर ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट करवा दीजिए ए इज नॉट जीरो। अब देखो यहां पर आपने एक वेरिएबल लिया है ए, फिलहाल इसमें गार्बेज रखा हुआ है। उसके बाद मैसेज आएगा कंसोल पे, ये मैसेज हमें मिला कि एंटर ए नंबर। मान के चलो आपने नंबर एंटर किया है 15, तो ए में वैल्यू क्या चली जाएगी, 15 ए में वैल्यू चली गई। उसके बाद यहां से चेक किया जाएगा कि ए में रखा हुआ कंटेंट, ए में क्या है 15, क्या 15 बराबर है क्या जीरो के, तो यहां से जवाब मिला नो, कंडीशन क्या हुई फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी सीधा कहां पर जाएगा, कॉलन के बाद, मतलब एल्स वाले पार्ट में एक्सप्रेशन 2 पे, और कंट्रोल यहां से जंप करके सीधा कहां पर गया, कॉलन के बाद में, और मैसेज आएगा ए इज नॉट जीरो, ए इज नॉट जीरो, ऐसा मैसेज हमें देखने को मिलेगा। मान के चलो हमने इसको दूसरी बार चलाया, अगेन हमारे पास एक मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, और इस बार सपोज करो आपने वैल्यू क्या एंटर की है जीरो, तो ए में क्या वैल्यू चली जाएगी, यहां से जीरो। चेक किया जाएगा ए में रखा हुआ कंटेंट, ए में क्या है जीरो, बराबर है क्या किसके, जीरो के, कंडीशन ट्रू, और जैसे कंडीशन ट्रू हुई क्वेश्चन मार्क के बाद वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, दैट मींस ए इज जीरो। तो यहां से मैसेज आएगा हमारे पास ए इज जीरो। अगर आप इसको इफ एल्स की फॉर्म में लिखना चाहो तो फिर आप इसको कैसे लिखते पूरे स्टेटमेंट को, कुछ इस तरीके से, if a equal to 0 then printf a is 0 else printf a is
नॉट 0। तो बेसिकली आप इफ एल्स के हेल्प से जो ये वाला स्टेटमेंट लिखते हो उसी को लिखने का ये एक तरीका आपको देखने को मिलता है। मान के चलो आपके पास यूजर ने कोई भी एक नंबर एंटर किया और आपको ये चेक करके बताना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। आपने यूजर को मैसेज दिया कि एक नंबर एंटर कीजिए, यूजर ने जो भी नंबर दिया उसके बाद आपको ये टेस्ट करके बताना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। तो कोई भी नंबर इवन कब होता है और वो ओड कब होता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करें और 2 से डिवाइड करने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ओड नंबर बोलेंगे। जैसे मान के चलो एक नंबर लिया हमने 12 और हम पूछते हैं कि बताओ 12 इवन है या ओड है, तो आपका जवाब होगा कि 12 तो क्या है आपका इवन नंबर है, क्योंकि 12 को 2 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब यहां से जो रिमाइंडर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्योंकि 2 से डिवाइड किया था तो यहां से रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। मान के चलो एक नंबर हमने लिया 9, क्या ये 9 जो है वो इवन है क्या, तो हमने 2 से डिवाइड किया, क्या इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद उस रिमाइंडर को 0 के साथ में चेक करना है कि जो भी रिमाइंडर आया अगर वो 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि वो इवन है, और वो 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, ओड है। अब हमें किसी भी नंबर का रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर होता है, तो आप कहोगे कि उसके लिए हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम पढ़ के आए, जिसका काम ही क्या होता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके देना। और एक बार रिमाइंडर अगर हमें मिल जाए तो उसको हम किसके साथ चेक कर लेंगे, 0 के साथ चेक कर लेंगे कि रिमाइंडर जो भी आया है अगर वो 0 के बराबर है तो नंबर क्या है, इवन, नहीं तो नंबर क्या है हमारे पास, ओड। तो कैसे लिखेंगे इसको, सपोज करो वेरिएबल लिया हमने ए, मैसेज दिया printf एंटर ए नंबर, स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की, %d एंड एड्रेस ऑफ ए। डेटा हमारे पास आ चुका है ए वेरिएबल। अब हमें ये चेक करके बताना कि ए में रखा हुआ कंटेंट इवन है या ओड है। तो हमने चेक किया कि ए को क्या करो, मोड करो किसके साथ, 2 के साथ। ए को मोड किया 2 के साथ, और ऐसा करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर बराबर आ रहा है किसके, 0 के, अगर ऐसा करने पर आपका रिमाइंडर 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो नंबर है वो क्या है, इवन है। तो आप लिख दीजिए %d इज इवन, %d इज इवन, और %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए, ए की, कॉलन printf %d इज ओड, और %d की जगह किसको प्रिंट करवा दीजिए, ए को प्रिंट करवा दीजिए। तो ऐसा करने से आप ये चेक कर पाओगे कि आपका नंबर इवन है या ओड है। तो सपोज करो आपने इसको एग्जीक्यूट करवाया, तो ये कंसोल जहां पर मैसेज आएगा एंटर ए नंबर, ये ए वेरिएबल है आपका, मान के चलो वैल्यू आपने एंटर की यहां से 13, चेक किया जाएगा ए मोड 2, ए में क्या है 13 मोड 2 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि इक्वल टू और मॉडुलस में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है, मॉडुलस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले इसको इवेलुएट किया जाएगा, 13 में 2 का भाग दो तो शेषफल कितना मिलेगा, आप कहोगे कि शेषफल यहाँ से 1 मिलेगा बराबर 0। क्या 1 0 के बराबर होता है, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई सीधा कहा, कॉलन के बाद, और मैसेज आएगा %d इज ऑड, और %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए की, ए में वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ से मैसेज आएगा 13 इज ऑड। क्या मैसेज देखने को मिलेगा यहाँ से, 13 इज ऑड। मान के चलो आपने अगली बार इसको चलाया और आपने मैसेज दिया एंटर ए नंबर, और सपोज करो इस बार आपने 8 एंटर किया है, तो ए में वैल्यू क्या आ जाएगी 8, चेक किया जाएगा 8 मोड 2 इक्वल टू 0। अब 8 में 2 का भाग दोगे तो शेषफल 0 मिलेगा आपको। तो क्या 0 0 के बराबर होता है, यस, कंडीशन ट्रू, और जैसे कंडीशन ट्रू क्वेश्चन मार्क के बाद वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एक्सप्रेशन 1 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और मैसेज आएगा % इज इवन, और %d की जगह ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 8 एंड 8 इज इवन। इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कोई भी गिवन नंबर आपका इवन है या ओड है। अगर आप इसको इफ एल्स के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इफ ए मोड 2 इक्वल टू 0 then printf %d इज इवन, और उसकी जगह आपने ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, एल्स printf
परसेंट डी इज ऑड, और ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। हमें पता है कि जब सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में अगर आपको एक ही स्टेटमेंट को चलाना होता है तो उस केस में यहाँ पर जो ब्रेसेस होता है वो ऑप्शनल होता है, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट स्कोप जो माना जाता है उसका क्या माना जाता है, यहाँ पर सिंगल लाइन इसका डिफॉल्ट स्कोप माना जाता है। आगे आप एक नोट लगा के एक बात लिख लीजिए, ठीक है, कि we can also use conditional operator as selective assignment। हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर को एज ए सिलेक्टिव असाइनमेंट भी यूज कर सकते हैं। कैसे, तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले यहां पर वेरिएबल लिखा जाएगा, उसके बाद कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन के बाद में यहां पर एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखी जाएगी, उसके बाद आपका कॉलन आएगा और कॉलन के बाद आपकी एक्सप्रेशन सेकंड लिखी जाएगी। अब देखो हमें पता है कि यहां पर आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, फिर ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, तो आपका जवाब होगा कि कंडीशनल ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि प्रायोरिटी वाले टेबल में सबसे नीचे कौन बैठा है, आपका कोमा, कोमा से जस्ट ऊपर कौन बैठे हैं, असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट, और उससे जस्ट ऊपर कौन बैठा, आपका टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर आपका बैठा है। तो जब असाइनमेंट और टर्नरी की दोनों की आपस में लड़ाई होगी तो बाजी कौन मारेगा, आपका टर्नरी बाजी मारेगा, क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो असाइनमेंट से ज्यादा होती है। तो यहां से इस वाले ब्लॉक को क्या करवाया जाएगा, एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अब यहां से क्या है, या तो आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू, या कंडीशन क्या होगी आपकी, फॉल्स। अगर यहां पर लिखी हुई कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ये कहां जाएगा, एक्सप्रेशन वन के पास में, और एक्सप्रेशन वन में रखा हुआ कंटेंट किस में असाइन हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में रखे हुए वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। अगर यहां पर लिखी हुई कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में कहा जाएगा, ये कॉलन के बाद, दैट मींस एक्सप्रेशन सेकंड में, और उस केस में एक्सप्रेशन सेकंड में रखा हुआ कंटेंट किस में आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव असाइनमेंट, कि सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हमने क्या कर लिया, असाइनमेंट करवा लिया। कंडीशन है ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन वन की वैल्यू किसमें चली जाएगी, वेरिएबल में। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन टू की वैल्यू किसमें चली जाएगी, वेरिएबल में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहां पर लिखा इफ के बाद में कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वेरिएबल में क्या आ जाना चाहिए, एक्सप्रेशन वन का कंटेंट, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब है कि आपके वेरिएबल में क्या आ जाना चाहिए, एक्सप्रेशन टू का कंटेंट। तो आप बेसिकली इफ एल्स में जो ये वाला स्टेटमेंट लिखते हो उसी को आप कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे मान के चलो कि मेरे पास दो नंबर है और मुझे चेक करना है कि उन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा वाला है। तो दो नंबर है, दोनों में से चेक करना है कि बड़ा कौन सा है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि भैया किसी एक को पकड़ के दूसरे के साथ क्या कर लो, कंपेयर कर लो। जब एक को पकड़ के दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो या तो कंपैरिजन सक्सेसफुल होगा या कंपैरिजन अनसक्सेसफुल होगा। सपोज करो दो वेरिएबल है ए और बी, मुझे ये चेक करना है कि क्या ए बी से बड़ा है क्या, तो मैं क्या करूंगा, क्या ए बी से बड़ा है क्या। अब यहां से दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। कंडीशन ट्रू जब होगी तो वो इस बात की गारंटी है कि ए बड़ा है, तभी तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इस बात की श्योरिटी है कि कौन बड़ा, आपका बी बड़ा है। अब मान के चलो मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बी ग्रेटर देन ए। अगर ऐसा होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो कौन बड़ा हो जाएगा, बी, और कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन बड़ा हो जाएगा, ए। हाँ, एक स्पेशल केस यहां ध्यान में रखना, दोनों की वैल्यू बराबर आपको इनपुट नहीं करवानी है, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू आप बराबर इनपुट करवाओगे तो आगे चल के हम उसको भी डील कर लेंगे कि जब दोनों में रखा हुआ कंटेंट बराबर है तो उस केस में हम बोल देंगे कि दोनों बराबर है, दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है। फिलहाल हमें इस कंसेप्ट को समझना है, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम ऐसा अजम्पशन मान के चल रहे हैं कि ए और बी में जो कंटेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट कंटेंट आ रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम,
यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए ए और बी, और इनमें से जो भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू को हम किस में असाइन करवा लेंगे, मैक्स नाम के वेरिएबल में असाइन करवा लेंगे। के बाद हम मैसेज देते हैं कि एंटर टू इंटीजर, एंटर टू इंटीजर। स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की, तो इंटीजर है तो दो बार फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, पहले वाली वैल्यू ए में चली जाए, दूसरी वाली वैल्यू बी में चली जाए। वैल्यू आ चुकी है। अब हमें यह पता लगाना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो हमने लिखा कि क्या ए बी से बड़ा है क्या। अगर ऐसा है तो इसका मतलब बड़ा कौन है, ए, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब बड़ा कौन है, बी। अगर कंडीशन ट्रू है तो ए बड़ा है, तो ए की वैल्यू किस में आ जानी चाहिए, मैक्स में आ जानी चाहिए। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में बी बड़ा है, तो बी की वैल्यू किस में आ जानी चाहिए, मैक्स में आ जानी चाहिए। फिर आप मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, printf मैक्सिमम एज %d, और %d की जगह किसकी वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए, आप मैक्स की वैल्यू प्रिंट करवा दीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो आपके दो नंबर है, दो नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा वाला है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप इफ एल्स की फॉर्म में इसको लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ऐसा है तो मैक्स असाइन ए, और अगर ऐसा नहीं है देन मैक्स असाइन बी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशनल ऑपरेटर को एज ए सिलेक्टिव असाइनमेंट भी आप यूज कर सकते हो। हमें पता है कि जो हमारा टर्नरी ऑपरेटर होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से ज्यादा होती है, बाकी सबसे क्या होती है, लोअर होती है। तो प्रायोरिटी ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज lower among all the operator but higher than assignment and comma operator। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, बोल रहा हूं कि आपको ये चीजें याद हो जाए। तो जब आप प्रायोरिटी वाले टेबल में देखोगे तो यहां पर कौन बैठा आपका, कंडीशनल ऑपरेटर। यहां पर कौन है आपका, कंडीशनल ऑपरेटर। उसके जस्ट नीचे कौन है आपके, असाइनमेंट और कंपाउंड असाइनमेंट। और सबसे आखिरी में कौन है आपका, कॉमा ऑपरेटर सबसे आखिरी में बैठा है। मतलब ये आपका कॉमा ऑपरेटर है, ये आपके असाइनमेंट है, असाइनमेंट के साथ में आपके कंपाउंड असाइनमेंट भी हो सकते हैं। और यहाँ पर कौन है आपका, कंडीशनल ऑपरेटर बैठा है। तो इस तरीके से प्रायोरिटी वाले टेबल में जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो आपका नीचे से तीसरे नंबर पे बैठा होता है। या मैं यूं कहूं कि कॉमा असाइनमेंट और कंडीशनल एक साथ आए तो पहले कंडीशनल को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद असाइनमेंट को सोल्व किया जाएगा, और सबसे आखिरी में कॉमा ऑपरेटर को सोल्व किया जाएगा। और अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें, एसोसिएटिविटी ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उम्मीद है आपको ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट किन किन की होती है ये तो अभी याद ही हो गए होंगे। पूरी एसोसिएटिविटी वाले टेबल में तीन ही ऑपरेटर ऐसे हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है, बाकी जितने भी है सबकी कैसी होती है, लेफ्ट टू राइट। अब उनमें एक आपका कंडीशनल ऑपरेटर है, एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और तीसरे आपके जितने भी यूनरी ऑपरेटर है वो सारे किस कैटेगरी में जाते हैं, राइट टू लेफ्ट वाले में। यूनरी में बस मैं बार बार बोलता रहता हूं, ध्यान रखना, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट को छोड़ के, क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट उन दोनों की जो एसोसिएटिविटी होती है वो कैसी होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर आप एक बात को समझना, ठीक है, मान के चलो आपने कंडीशनल ऑपरेटर को कुछ इस तरीके से लिखा है। देखो एसोसिएटिविटी का रोल कब काम में आता है, जब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर एक साथ आते हैं तभी तो होता है। अब सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर अलग अलग भी होते हैं और सेम टाइप के भी हो सकते हैं। अरे प्लस माइनस की जो प्रायोरिटी है वो कैसी है, इक्वल है। इसका मतलब है कि एसोसिएटिविटी वाली
रूल कब अप्लाई होगा, जब ये दोनों एक साथ आए। तो मान के चलो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरीके से किसी एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, तो फिर इनको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट इनको क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है, प्लस भी तो कई बार आ सकता है, तो उस केस में भी कौन सी वाली, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की, भैया कैसे सोल्व कर लो इनको, लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट में पहले मिल जाए उसको सोल्व कर लो। तो यही वाला केस किसके साथ हो सकता है, टर्नरी ऑपरेटर के साथ में भी तो हो सकता है, कि यहाँ पर जो आपका टर्नरी ऑपरेटर है वही क्या हो जाए, एक से ज्यादा बार आ जाए। जब वो एक से ज्यादा बार आ जाए तो उस केस में कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। और उसकी एसोसिएटिविटी कैसी होती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की। कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे सोल्व करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। तो यहां पर समझना बात को कि मान के चलो आपका कंडीशनल ऑपरेटर कुछ इस तरीके से है, ऐसा आपका कंडीशनल ऑपरेटर है। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां से मान के चलो ये क्या रही होगी, कंडीशन, ये क्या रही होगी, कंडीशन। उसके बाद ये क्या है इसका, ट्रू पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या आता है इसका, ट्रू पार्ट। उसके बाद में ये क्या है इसका, फॉल्स पार्ट। अब इस फॉल्स पार्ट के बाद में क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। मतलब इस फॉल्स पार्ट में आपने अगेन कोई स्टेटमेंट ना लिख के क्या लिखी होगी, कंडीशन लिखी होगी। कोई स्टेटमेंट ना लिख के क्या लिखी होगी, कंडीशन लिखी होगी, तभी तो वापस उसका ट्रू और फॉल्स पार्ट है। अब यहां पर इस तरीके से जब मल्टीपल टाइम ये आएगा, तो यहां पर कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। और वह वो कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट सोल्व होती है। तो इसकी जो बाइंडिंग होगी वो कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट इसकी बाइंडिंग होगी। और जब राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग होगी तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। क्योंकि जो आपका कॉलन होता है वो इमीडिएट क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या होता है, बाइंड होता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका एक कंडीशनल ऑपरेटर है और उसके बाद में ये आपका एक कंडीशनल ऑपरेटर है। तो अब आप इसको देखो कि यहां पर कंडीशन, ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट। और फॉल्स पार्ट में आपने स्टेटमेंट ना लिख के वापस से क्या लिख दिया, कोई ना कोई कंडीशनल ऑपरेटर लिख दिया। हालांकि आगे चल के हम इसको और डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि इसको हम नेस्टिंग बोलते हैं, कि कंडीशनल ऑपरेटर की हमने नेस्टिंग कर दी है। तो ये इस तरीके से बाइंड होता है, राइट टू लेफ्ट ये बाइंडिंग होगी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर बाइंडिंग भले ही राइट टू लेफ्ट हो रही है, लेकिन इवैल्यूएशन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भैया इस तरीके से बाइंडिंग हुई है तो अब इसका एग्जीक्यूशन भी कैसे हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट इसका एग्जीक्यूशन होगा, तो कंडीशनल ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है। इसकी जो बाइंडिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा कैसे होगा आपका, लेफ्ट टू राइट ही इसका एग्जीक्यूशन होगा। मतलब सबसे पहले इस ए में रखी हुई कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो बी वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा और इसके आगे वाले पूरे के पूरे पोर्शन को ही स्किप करवा दिया जाएगा। अगर ए में रखी हुई कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में बी वाले पोर्शन को स्किप करके सीधा कहां पर जाएगा, कॉलन के बाद वाले पोर्शन पे, क्योंकि ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स पार्ट। तो इस फॉल्स पार्ट में जाएगा और फॉल्स पार्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। अब फॉल्स पार्ट में जैसे जाएगा वापस से क्या मिली, कंडीशन। अगर यहां से कंडीशन ट्रू है तो डी वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा, और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स है तो क्या करवा दिया जाएगा, ई वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। यहां से कंडीशन ट्रू, बी वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया, यहां से कंडीशन फॉल्स, तो फिर ये सी वाले ब्लॉक पे चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी कि कंडीशनल ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कैसी होती है, राइट टू लेफ्ट, लेकिन केवल बाइंडिंग एग्जीक्यूशन हमेशा कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। और जो प्रायोरिटी होती है वो जितने भी अवेलेबल ऑपरेटर होते हैं सबसे लोअर पे होती है, बस कोमा और असाइनमेंट को छोड़ के। अब हम इसकी नेस्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर, इसको हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर या नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। और नेस्टिंग का मतलब हमें बहुत भली बात ही पता होता है कि जब किसी एक चीज के अंदर सेम चीज वापस से आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग बोलते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इफ के अंदर इफ आएगा तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलेंगे, लूप के अंदर लूप आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वहां पर नेस्टेड लूप बोलेंगे। ऐसे अगर एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर दूसरा कंडीशनल ऑपरेटर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर या नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। हम लिख सकते हैं कि इफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर
इज प्लेस इनसाइड कंडीशन ऑपरेटर then it is called nested conditional ऑपरेटर। कि एक आपका कंडीशन ऑपरेटर है और उस कंडीशन ऑपरेटर के अंदर आपने दूसरा कंडीशन ऑपरेटर डिफाइन कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड कंडीशन ऑपरेटर। और कंडीशन ऑपरेटर की नेस्टिंग दो तरीके से होती है। पहला, नेस्टिंग इनसाइड ट्रू पार्ट। नेस्टिंग इनसाइड ट्रू पार्ट, दैट मींस एक्सप्रेशन फर्स्ट। कि हम नेस्टिंग कहां कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फर्स्ट में कर रहे हैं। और दूसरा है कि हम नेस्टिंग कहां कर रहे हैं, फॉल्स पार्ट में। नेस्टिंग इनसाइड फॉल्स पार्ट, दैट मींस एक्सप्रेशन टू में। यहां से आपको बात समझ में आई होगी कि नेस्टिंग इनसाइड ट्रू पार्ट का मतलब ये है कि आमतौर पे हमने यहां पर क्या लिखी, कंडीशन लिखी, और कंडीशन के बाद में हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन फर्स्ट। अब इस बार एक्सप्रेशन फर्स्ट की जगह सिंपल एक्सप्रेशन लिखने के बजाय वापस हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन ऑपरेटर यहाँ पर क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टिंग इनसाइड ट्रू पार्ट। और नेस्टिंग इनसाइड फॉल्स पार्ट का मतलब है कि ये आपका कंडीशन ऑपरेटर है, ये इसका ट्रू पार्ट है, और ट्रू पार्ट में आप नॉर्मल स्टेटमेंट लिखोगे, किसी भी तरह का तामझाम नहीं करोगे। और जो इसका एल्स वाला पार्ट है, इस एल्स वाले पार्ट में आप वापस से क्या करोगे, एक कंडीशन या टर्नरी ऑपरेटर आप यहां पर मेंशन कर दोगे। ऑफ कोर्स जब आप यहां पर कंडीशन ऑपरेटर मेंशन करोगे तो फिर इसका यहां ट्रू पार्ट होगा और इसका यहां फॉल्स पार्ट रहने वाला है, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर की शर्त ये है कि भैया मुझे कितने ऑपरेंड चाहिए, 3 ऑपरेंड चाहिए ही चाहिए। पहला कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में एक स्टेटमेंट, फिर कॉलन, और कॉलन के बाद में दूसरा स्टेटमेंट। अब आप यहां क्या लिख रहे हो, इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां आप जैसा लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव कर लेगा। नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा है तो नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह बिहेव कर लेगा। अगर आपने यहां पर कोई अगेन कंडीशनल ऑपरेटर मेंशन कर दिया तो वो ये वापस से किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, कंडीशनल ऑपरेटर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। अब 1 बाय 1 करके इनका सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। तो नेस्टिंग इनसाइड ट्रू पार्ट, क्या सिंटैक्स रहने वाला है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमने क्या की, यहां पर कंडीशन मेंशन की। कंडीशन मेंशन करने के बाद में वापस से यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नेस्टिंग कहां कर रहे हैं, ट्रू पार्ट में। अब जब यहां से हमने कंडीशन मेंशन की तो ऑफ कोर्स यहां पर हमें इसका क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू पार्ट लिखना पड़ेगा, और फिर हमें इसका यहां से क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स पार्ट लिखना पड़ेगा। एंड अगेन हमें पहले वाले का फॉल्स पार्ट यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे, सेमीकोलन लिख देंगे। क्योंकि भैया आपने क्वेश्चन मार्क कितने लिखे हैं, 2, तो भैया कॉलन भी कितने आएंगे, 2 ही कॉलन आएंगे। तो यहां से कंडीशन लिखी, कंडीशन के बाद में ट्रू पार्ट में गए, ट्रू पार्ट में वापस आपने क्या कर दी, कंडीशन मेंशन कर दी। तो जब वापस से कंडीशन मेंशन की तो ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट, और जो बचा हुआ है वो किसका फॉल्स पार्ट माना जाएगा, यहाँ पर पहले वाले का फॉल्स पार्ट माना जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जब इसकी बाइंडिंग की जाएगी तो बाइंडिंग हमेशा एसोसिएटिविटी रूल्स के अकॉर्डिंग की जाएगी, और वह कैसे होती है, राइट टू लेफ्ट। तो जो आपका कॉलन होता है वो हमेशा इमीडिएट क्वेश्चन मार्क के साथ में क्या होता है, बाइंड होता है। तो जब इसकी बाइंडिंग होने की बारी आएगी तो ये एक साथ बाइंड होगा, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब इस तरीके से बाइंड हुआ है तो इस वाले पार्ट को एक माना जाएगा, और ये वाला पार्ट फिर कंप्लीट पार्ट होगा, जहां पर इस वाला, ये वाला जो पार्ट है वो इसका ट्रू पार्ट माना जाएगा। अब यहां होगा क्या, अगर यहां से कंडीशन ट्रू है तो वो कहां जाएगा, ट्रू वाले सेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद में तो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है तो। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो कहां जाएगा, कॉलन के बाद, यह इसके फॉल्स वाले पार्ट में। अगर यहां से कंडीशन ट्रू है तो वापस यहां जाएगा और फिर से चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है क्या। अगर यहां से कंडीशन ट्रू है तो ये इसके ट्रू पार्ट में, और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स है तो ये इसके फॉल्स वाले पार्ट में चला जाएगा।
और अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें से एग्जीक्यूट कोई एक ही होने वाला है, या तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, या ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा, या फिर ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए कंडीशन का 2 बार ट्रू होना कंपलसरी है। पहले यहां से कंडीशन सेटिस्फाई होगी, फिर यहां से कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस वाले फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए पहली बार कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है और अगली बार कंडीशंस का फॉल्स होना जरूरी है। और इस वाले फॉल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपकी कंडीशन को पहली बार में फॉल्स होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम कंडीशन ऑपरेटर की नेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी कहां पर, ट्रू पार्ट के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या लिखा जाएगा, इसका ट्रू पार्ट लिखा जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम इसकी नेस्टिंग करने वाले हैं। मान के चलो हमें बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है 3 नंबर में से, लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर। 3 नंबर है और उन 3 नंबर में से हमें क्या करना है, बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। अब 3 नंबर मान के चलो कि एक नंबर ए है, एक नंबर बी है और एक नंबर सी है। इन तीनों में से हमें क्या करना है, बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि राम, श्याम और मोहन, ये 3 बालक है और मुझे ये चेक करना है कि इन तीनों में से हाइट ज्यादा किसकी है। मुझे ये चेक करना है कि इन तीनों में से हाइट ज्यादा किसकी है। तो 3 लोग हैं, 3 में से हमें किसी एक की हाइट को क्या करना है, चेक करना है। तो किसी एक की हाइट को चेक करने के लिए बाकी 2 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि इनमें से हाइट ज्यादा किसकी है। तो मान के चलो मुझे ये चेक करना है कि क्या राम की हाइट ज्यादा है क्या। तो राम की हाइट ज्यादा तभी तो होगी जब मैं श्याम और मोहन से इनको क्या कर लूंगा, कंपेयर कर लूंगा। जब श्याम और मोहन से हमने इसको क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, राम को श्याम से भी कंपेयर कर लिया और राम को मोहन से भी कंपेयर कर लिया, तो हम 100% ये कह सकते हैं कि राम ही क्या है, सबसे बड़ा है। तो मान के चलो हमने ऐसा किया कि जो राम है उसकी हाइट ज्यादा है क्या, किससे, श्याम से। तो उस केस में हम अगर यहां से कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि राम बड़ा है किससे, श्याम से। तो फिर हमें मोहन से भी तो चेक करना पड़ेगा। तो फिर हमने चेक किया कि क्या राम बड़ा है क्या, मोहन से। ठीक है, अगर यहां से कंडीशन फॉल्स हो, ट्रू हो गई, तो इसका मतलब कौन बड़ा है, राम, क्योंकि पहले राम को किसके साथ चेक किया, श्याम के साथ में। कंडीशन ट्रू, इसका मतलब राम बड़ा है। फिर से हमने चेक किया राम किसके साथ, मोहन के साथ में। अगर कंडीशन ट्रू तो फिर फाइनली हम कह सकते हैं कि कौन बड़ा है, यहाँ पर राम ही बड़ा है। अब आप यहां पर सोच के देखो, अगर राम ग्रेटर देन श्याम अगर ऐसा है और कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो इस बात के क्या मायने हैं, राम इस रेस से बाहर हो चुका है। अगर राम ग्रेटर देन श्याम कंडीशंस फॉल्स हुई, इसका मतलब है कि राम इस रेस से बाहर हो चुका है। अरे कंडीशंस फॉल्स तभी तो हुई है जब श्याम बड़ा है, और जब श्याम बड़ा है तो अब लड़ाई आपकी श्याम और मोहन के बीच में है। राम को अब आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि यहां से कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। उसके बाद आप श्याम और मोहन में से चेक कर लीजिए। अगर श्याम और मोहन में से कंडीशन ट्रू हो गई तो आप कह सकते हो कि श्याम बड़ा है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप कह सकते हो कि कौन बड़ा है, मोहन बड़ा है। तो मुद्दा यह है कि अगर हमें 3 में से ये फाइंड आउट करना है कि बड़ा कौन है, तो हमें किसी एक को पकड़ के बाकी 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो हमें ये चेक करना है कि ए बड़ा है क्या। तो हमने चेक किया कि क्या ए बड़ा है क्या बी से, और साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ए बड़ा है क्या सी से। अगर यहां से कंडीशन ट्रू होती है और यहां से कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब है कि 100% कौन बड़ा है, आपका ए ही बड़ा है। थोड़ा स्पेस मिल जाए, ए बी और सी। तो हमने चेक किया कि क्या ए बड़ा है क्या किससे, बी से। अगर ए बी से बड़ा है तो फिर हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ए सी से भी बड़ा है क्या। अगर यहां से कंडीशन ट्रू है, यहां से भी कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है कौन बड़ा है, ए। अगर यहां से कंडीशन फॉल्स होगी, इसका मतलब कौन बड़ा है, सी। यहां से कंडीशन ट्रू, इसका मतलब फिर से चेक किया कि क्या ए सी से बड़ा है क्या। अगर यहां से कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ए बड़ा है, और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स, इसका मतलब सी बड़ा है। इस बात को समझना आप कि ए और बी में से कंडीशन ट्रू हुई तो वो इस बात की गारंटी है कि बी रेस से बाहर हो चुका है। अब लड़ाई किन के बीच में, ए और सी के बीच में। और जब यहां से कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब सी बाहर हो चुका है, तो कौन बड़ा है, ए। और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब बी तो पहले ही बाहर हो चुका था, अब कौन बाहर हो चुका है, ए भी बाहर हो चुका है, और कौन बड़ा है, सी बड़ा है। अब मान के चलो यहां से कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स। जब यहां से कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब ए रेस से बाहर हो चुका है। अब लड़ाई किन किन के बीच में, बी और सी के बीच में। तो हमने चेक किया कि क्या बी बड़ा है क्या सी से। अगर यहां से कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब बी बड़ा है, और नहीं तो कौन बड़ा, आपका सी बड़ा है। क्योंकि यहां पर जाना इस बात की गारंटी है कि ए जो है वो आपका क्या हो चुका है, रेस से बाहर हो चुका है। बाकी देखो अब यहां पर आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रू पार्ट के अंदर वापस से कंडीशन मेंशन की, ये इसका ट्रू पार्ट, ये इसका फॉल्स पार्ट।
ये इसके लिए फॉल्स पार्ट, ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स पार्ट। और आप इस टाइप का स्टेटमेंट लिख दीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा वाला है। क्योंकि यहां से कंडीशन ट्रू तो इस वाले को चेक किया जाएगा, यहां से कंडीशन ट्रू तो कौन बड़ा है ए, यहां से कंडीशन फॉल्स तो कौन बड़ा है बी, यहां से कंडीशन फॉल्स तो यहां पर जाएगा फॉल्स वाले पार्ट में, यहां से कंडीशन ट्रू तो बी बड़ा है, यहां से कंडीशन फॉल्स तो कौन बड़ा है आपका सी बड़ा हो जाएगा। यहां पर सी को आपने 2 बार प्रिंट करवाया है, ठीक है, क्योंकि यहां पर भी पॉसिबिलिटी बनेगी और यहां पर भी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्योंकि यहां से जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब है कि ए अब रेस से बाहर हो चुका है, बी तो पहले ही बाहर हो चुका था, अब ए भी रेस से बाहर हो चुका है, इसका मतलब सी बड़ा है। और जब यहां से कंडीशन फॉल्स होगी इसका मतलब है ए पहले रेस से बाहर हो चुका था, यहां से बी भी रेस से बाहर हो चुका, तो अब कौन बड़ा है सी। और अगर यहां से कंडीशन ट्रू है इसका मतलब है ए पहले रेस से बाहर हो चुका था, सी भी अब रेस से बाहर हो चुका, तो कौन बड़ा है आपका बी बड़ा है। मैं प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम की फॉर्मेट में इसको लिख देता हूं। मैन फंक्शन, 3 वेरिएबल हमने लिए ए बी और सी, मैसेज हम देते हैं एंटर टी इंटीजर नंबर। स्कैनर 3 इंटीजर है इसलिए 3 बार हमने परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। पहले वाली वैल्यू ए की लोकेशन पे, दूसरे वाला बी की लोकेशन पे और तीसरे वाला सी की लोकेशन पे। मतलब तीनों वेरिएबल हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ए बड़ा है क्या किससे, बी से। फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ए बड़ा है क्या सी से, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, इसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज कर लेते हैं। हमने चेक किया क्या ए बड़ा है क्या बी से, कंडीशन ट्रू तो हमने चेक किया कि क्या ए बड़ा है क्या सी से। अगर यहां से कंडीशन ट्रू, इसका मतलब है प्रिंट करवा दीजिए प्रिंट एफ ए इज लार्जेस्ट, ए इज लार्जेस्ट। और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स होती है इसका मतलब है कि आप प्रिंट करवा दीजिए सी इज लार्जेस्ट, इज लार्जेस्ट। आप चाहो तो सी की जगह सी की वैल्यू भी आप प्रिंट करवा सकते हो। ये सारे फॉर्मेट अब आपको पता है, बात आई समझ में। यहां से कंडीशन ट्रू तो ये ट्रू वाले पार्ट में जाएगा। अब ट्रू वाले पार्ट में अगेन आपने नेस्टिंग कर रखी है, तो अगेन ये इसका ट्रू पार्ट और ये इसका फॉल्स पार्ट। अगर कंडीशन यहां से फॉल्स होती है तो फिर ये कहां जाएगा, इसके फॉल्स पार्ट में जाएगा। और यहां पर आपने चेक किया बी ग्रेटर देन सी। अगर यहां से कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपने यहां प्रिंट करवाया है प्रिंट एफ बी इज लार्जेस्ट। और उसके बाद आपने इसका फॉल्स पार्ट लिखा है और प्रिंट करवाया है सी इज लार्जेस्ट। एंड प्रोग्राम एंड। आप चाहो तो एक मैक्स नाम का वेरिएबल भी यहां बना सकते हो। जैसे मान के चलो आप इस फॉर्मेट में इसको लिखना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो सेलेक्टिव असाइनमेंट की तरह। कैसे लिखोगे कि मैक्स साइन ए ग्रेटर देन बी, a greater than c. If condition true, then a is largest. If condition false, then c is largest. If first condition is false, then check b greater than c. If condition true, then b is largest. If condition is false, then c is largest. और इस एक्सप्रेशन के इवेलुएट होने के बाद में जो भी इन तीनों में से बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू किसको मिल जाएगी, मैक्स वाले को मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो इसको इफ एल्स के फॉर्मेट में लिखना है, तो ऑफ कोर्स आप इसको इफ एल्स के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे इफ एल्स के फॉर्मेट में, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने चेक किया कि इफ ए ग्रेटर देन बी, फिर आप इसकी बॉडी में जाके ये चेक कर रहे हो कि इफ ए ग्रेटर देन सी। ये तो आपने किया, सबसे पहले आपने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है क्या। अगर कंडीशन ट्रू तो फिर आप ये चेक कर रहे हो कि क्या ए सी से बड़ा है क्या। अगर कंडीशन ट्रू तो फिर आप प्रिंट करवा रहे हो ए इज लार्जेस्ट। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर आप यहां से प्रिंट करवा रहे हो सी इज लार्जेस्ट। अब मान के चलो कंडीशन यहीं से फॉल्स होगी तो कहां पर जाएगा, एल्स वाले पार्ट में।
और एल्स वाले पार्ट में जाके आपने वापस से कंडीशन को क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया कि यदि बी बड़ा है क्या किससे, सी से। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट करवा रहे हो बी इज लार्जेस्ट, और अगर यहां से कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो आप प्रिंट करवा रहे हो सी इज लार्जेस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका नेस्टेड इफ ही है। ठीक है, और नेस्टेड इफ में अगर जब आप ये ऐसा स्टेटमेंट लिखते हो तो इसी स्टेटमेंट को आप कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, आप अगर इसको शांति से बैठ के समझने की कोशिश करोगे तो ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा। बस इसमें ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि यहाँ पर बाइंडिंग कैसे होती है, राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमेशा कैसे होगी कंडीशनल ऑपरेटर की, लेफ्ट टू राइट ही होती है। हमें वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि राइट टू लेफ्ट अगर इसकी एसोसिएटिविटी है तो इसकी एग्जीक्यूशन भी कैसे होगी, राइट टू लेफ्ट ही होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी नेस्टिंग करेंगे हम कहां पर, ट्रू वाले सॉरी फॉल्स वाले पार्ट में। Now, nesting inside false part। कैसा सिंटैक्स रहने वाला है, सबसे पहले यहां पर क्या मेंशन की जाएगी, कंडीशन मेंशन की जाएगी। कंडीशन के बाद में ट्रू पार्ट में हमें कुछ नहीं करना, तो सिंपल यहां पर आपने लिखा कि जो भी ट्रू पार्ट है वो ट्रू पार्ट यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नेस्टिंग हमें कहां करनी है, एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स वाले पार्ट में अगेन हम क्या लिखेंगे, यहां पर कंडीशन लिखेंगे, और जब ये कंडीशन लिखेंगे तो यहां से इसका ट्रू पार्ट रहने वाला है और फिर यहां से इसका फॉल्स पार्ट रहने वाला है। तो देखो होगा क्या, कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा और कॉलन के बाद वाला पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या करवा दिया जाएगा, स्किप करवा दिया जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो सीधा हम कहां जाएंगे, कॉलन के बाद में। अब जब कंडीशन फॉल्स है तो सीधा कॉलन के बाद में, ऑब्वियसली ट्रू वाले पार्ट को स्किप किया, कॉलन के बाद के यहां पर अगेन क्या है, कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हम कहां पर जाएंगे, ट्रू वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करवा देंगे। अगर यहां से कंडीशन फॉल्स है तो हम कहां जाएंगे, कॉलन के बाद में, और इस फॉल्स वाले पार्ट को हम क्या करवा देंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉल्स पार्ट के अंदर भी कंडीशनल ऑपरेटर की नेस्टिंग कर सकते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। मान के चलो हम ये चाहते हैं कि यूजर एक नंबर एंटर करे, और जैसे यूजर नंबर एंटर करे उसके बाद हम उसको ये बताएं कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर वो नंबर आपका 0 है। तो 3 सिचुएशन है हमारे पास में कि कोई भी एक नंबर है, मान के चलो वो ए में आया, कि या तो ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या ये नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या फिर ये नंबर कैसा होगा, 0 होगा। 3 ही तो संभावनाएं हैं, और 3 संभावनाओं में से अगर हम किन्हीं 2 को चेक कर ले तो बाकी बची हुई तीसरी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर हमने ये चेक कर लिया कि नंबर पॉजिटिव कब है, नंबर नेगेटिव कब है, अगर वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो 100% वो 0 ही रहेगा। या हम यूं चेक कर ले कि नंबर 0 है क्या, नंबर पॉजिटिव है क्या। अब नंबर 0 भी नहीं है, नंबर पॉजिटिव भी नहीं है, तो फिर बचा हुआ नंबर 100% क्या होने वाला है, नेगेटिव ही होने वाला है। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, जब वो 0 से बड़ा होता है। जब वो नंबर 0 से बड़ा होगा तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नंबर हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर नंबर हमारा 0 से छोटा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नंबर हमारा 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि नंबर कैसा है, हमारा 0 है। तो उम्मीद है ये वाली बात हमें समझ में आ गई कि नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब वो 0 से बड़ा होगा। नंबर नेगेटिव कब होगा, वो जब वो 0 से छोटा होगा। और नंबर 0 कब होगा, जब वो 0 के बराबर होगा। अब ये 3 सिचुएशन है, 3 में से आप किसी भी क्या कर लीजिए, 2 को चेक कर लीजिए, तो बची हुई तीसरी वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कैसे लिख सकते हैं इसको, मेन फंक्शन, और यहां पर हमने एक वेरिएबल लिया है, लेट से नम नाम से एक वेरिएबल लिया है, मैसेज दिया, एंटर ए नंबर, स्कैनएफ के थ्रू वैल्यू रीड करते हैं, %d एट एड्रेस ऑफ नम। नंबर हमारे पास आ चुका है। अब हमें सिर्फ ये चेक करके बताना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर आपका नंबर 0 है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि
नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर यहां से कंडीशन ट्रू होती है कि हमारा जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तो 100% नंबर पॉजिटिव है, तो सीधा आप प्रिंट करवा दीजिए कि प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। नंबर कैसा आपका पॉजिटिव है। और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, देखो यहां से आपने चेक किया कि नंबर आपका 0 से बड़ा है क्या, कंडीशन ट्रू, तो सिंपल सा मैसेज आएगा नंबर इज पॉजिटिव, और उसके बाद फॉल्स वाले कंप्लीट पार्ट जो कुछ भी लिखा हुआ है सारा का सारा क्या कर दिया जाएगा, यहां से इग्नोर कर दिया जाएगा। यहां से कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि नंबर आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो अब आपके सामने दो संभावना है, या तो आपका नंबर लेस देन 0 है या आपका नंबर 0 के बराबर है। तो दोनों में से आप किसी एक को फिर चेक कर लीजिए कि आपका जो नंबर है वो लेस देन 0 है क्या। अब देखो यहां से आपने ग्रेटर देन 0 चेक किया, कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर अब आप चेक कर रहे हो कि नंबर आपका लेस देन 0 है क्या। अगर कंडीशन ट्रू तो इसका मतलब नंबर कैसा आपका नंबर इज नेगेटिव। नंबर कैसा आपका नेगेटिव है। और मान के चलो यहां से कंडीशंस क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यहां से कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब है 100% नंबर अब 0 के बराबर ही है, क्योंकि पहले हम चेक करके आ चुके हैं वहां पर हमारा नंबर 0 से बड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि नंबर या तो 0 से छोटा था या 0 के बराबर था। फिर हमने चेक कर लिया कि क्या नंबर हमारा 0 से छोटा है क्या। अब हमारा नंबर 0 से छोटा भी नहीं है, तो फिर वो 100% 0 के बराबर है। और जब वो 0 के बराबर है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि नंबर इज 0। जो आपका नंबर है वो क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर की नेस्टिंग करके फॉल्स वाले पार्ट में हम ये चेक कर सकते हैं कि नंबर हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। अगर हमें इसको इफ एल्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, इफ यस देन printf नंबर इज पॉजिटिव। नंबर कैसा है हमारा पॉजिटिव है। अगर यहां से कंडीशन फॉल्स तो कहां जाएंगे, एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में जाके वापस हमने क्या की, कंडीशन चेक। तो if number is less than 0, if condition true then printf number is negative। नंबर कैसा है हमारा नेगेटिव है। एंड इफ कंडीशन फॉल्स then definitely the number is equal to 0। नंबर इज इक्वल टू 0 या नंबर इज 0, इस तरीके से। आप यहाँ ब्रेसेस नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हर एक के कंटेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो ये कहानी थी हमारे पास किसकी, कंडीशनल ऑपरेटर की। अंत तक रुके उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए।